हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सीखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चलता है। पिछले लेक्चर में ये तक तो पता चल गया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें किसी भी सेल का कैसे निकालते हैं, और आज देखेंगे अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता चल चुका है तो हम क्या कुछ जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि हम लोग फिजिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी सीख सकते हैं, और ये तक जान सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में, जैसे अगर हमने यहाँ पे CuSO4 का एक सोल्यूशन ले लिया और उस सोल्यूशन में हमें इस रॉड के थ्रू इस सोल्यूशन को मिलाना है। अब अगर यह रॉड हमारी Zn की है यानी जिंक की रॉड है, तो हमें ये पता लगाना है कि अगर इस Zn की रॉड से हम इस सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या Zn की रॉड टूट के सोल्यूशन में तो नहीं गिरने लगेगी। ये तक हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम मेनली यही बात करेंगे कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, फिजिबिलिटी क्या होती है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है, और यह सब कुछ हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया था, तो हम लोगों ने कहा था जो E0 सेल है हमारा, E0 सेल, और E0 सेल का जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था उसमें बोला था E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और पिछली क्लास में हम लोगों ने यह भी सीख लिया था कि IUPAC के द्वारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने रिडक्शन वाले को बोल दिया था। यानी जब भी आपसे कोई पूछे कि सेल का इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके फॉर्म में बताना है, तो हमें हमेशा रिप्लाई देना है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में ही। और जो हमारा फार्मूला बना था वो हमारा फार्मूला था E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और क्वेश्चन करने के टाइम हमें क्या याद रखना है कि वो हमें सेल रिएक्शन देगा, दोनों सेल यानी एनोड और कैथोड की रिएक्शन दे सकता है, या फिर वो सेल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन को भी सीख चुके हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के हमें कैथोड और एनोड पहचानना रहेगा। सिंपल दो काम करने इस टाइप के क्वेश्चन में, और चाहे PGT हो, चाहे GIC हो या CSIR नेट गेट, हर जगह ये क्वेश्चन आ चुका है और आते भी रहेंगे। हमें उस सेल रिएक्शन को देख के सिर्फ और सिर्फ इतना पहचानना है पहले कि ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, यानी दो रिएक्शन पहचाननी है, एनोड और कैथोड की। उसके बाद हमें दिए हुए पोटेंशियल पे ध्यान देना है कि उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दिया है या रिडक्शन के फॉर्म में दिया है। अगर उसने रिडक्शन के फॉर्म में दोनों एनोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, तब तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। लेकिन अगर उसने आपको भ्रमित करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि सीधा सीधा हमें फंडा पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर हम पॉजिटिव दिया है तो हम उसको माइनस यानी साइन चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कई बुक में लिखा होता है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ऐसे भी लिखे हुए होते हैं। तो हम लोग मेनली यही फार्मूला अपना लेके चलते हैं कि E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और दूसरा, पिछली क्लास में जो बात हुई थी कि हम लोग अभी स्टैंडर्ड कंडीशन पे पढ़ रहे हैं, यानी जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो हमारा कंसंट्रेशन 1m रहेगा, टेम्परेचर हमारा जो रहेगा वो 298 केल्विन रहेगा या फिर 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर। और साथ ही साथ अगर हम गैसियस की बात करेंगे यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात करेंगे तो वो हमारा 1 atm या फिर 1 बार रहता है। इन तीन कंडीशन पे हम लोग E0 सेल निकाल रहे हैं। इसके बाद जब ई सेल की बात आएगी तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की पढ़ेंगे, वहां पे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ये सब चेंज होता रहता है। तो एक दो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि E0 सेल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर एग्जाम में आपको लिखा है कि फॉर द गिवन सेल, अब देखो उसने रिप्रेजेंट करके दिया है, और हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके थे कि एलोन, एक तरीका याद किया था एलोन, यानी एनोड जो होता है वो लेफ्ट में होता है, ऑक्सीडेशन होता है,
निगेटिव होता है और इलेक्ट्रोड होता है। बीच वाले को हमने इसको फेज रिप्रेजेंटेशन कहा था, इसको साल्ट ब्रिज बोला था। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये एनोड हुआ, ये राइट हैंड साइड में है तो ये कैथोड हुआ। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को हिट करने के लिए क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल अपना पहले फार्मूला लिख लो कि भैया ई नॉट सेल हमसे पूछा गया है और हमें पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और माइनस ई नॉट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड और एनोड। तो सबसे पहले दिए हुए सेल में हमें यह पहचानना है कौन एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल रहा कि भैया ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये हमारा एनोड है। तो ये पता चला कि जो जेडन वाला पोर्शन है यानी जेडन वाली जो रिएक्शन है वो एनोड है। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम दें, इस रिएक्शन को हमने एनोड नाम दे दिया। और ये राइट साइड में है इसलिए इस रिएक्शन को हमने कैथोड नाम दे दिया। यानी एक एनोड हो गया और दूसरा कैथोड हो गया। तो हमारा एक काम तो पता चल गया कि एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया, और इनके सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिए हुए हैं। ई नॉट ये दिया हुआ है -0.76 वोल्ट और ई नॉट 0.34 वोल्ट, दोनों दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में होने चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं जो दिया हुआ है वो रिडक्शन में है कि नहीं। अगर ऑक्सीडेशन में होगा निगेटिव लगा के साइन चेंज करके, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, या यूं कहें कि साइन चेंज करके हम लोग रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां देख रहे हैं कि Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn बना रहा है। नहीं समझ में आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट Zn+2 से 0 जा रही है, इसका मतलब रिडक्शन है। यहां देख रहे हैं Cu+2 ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए और Cu बना दिया, यानी +2 से 0 जा रहा है, यहां भी रिडक्शन। यानी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो वैल्यू दी हुई है उसी वैल्यू को उठा के रख देना है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एनोड और कैथोड में रिडक्शन ही हो रहा है और उसने रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी हुई है। तो आओ हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कैथोड की जगह पे हम लोग कैथोड वाली वैल्यू पुट करते हैं जिसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट माइनस, और ई नॉट ऑफ एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो माइनस में दिया है, तो एक माइनस ये रहेगा, दूसरा माइनस ये है 0.76 वोल्ट। अब ये हुआ 0.34 वोल्ट और ये माइनस माइनस प्लस हुआ 0.76 वोल्ट, 76 वोल्ट। इनको कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 6 और 4 हुआ हमारा 10, 1 मिला, और 7 और 3 10 हुआ और 1, तो ये 11 मिला। यानी 1.10 वोल्ट हमारा इसका आंसर आ गया। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पीजीटी, जीआईसी, चाहे यूपीएचएससी हो या सीएसआईआर नेट गेट में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ ई नॉट ऑफ Fe+2 बाई Fe इज इक्वल टू माइनस का 0.441 वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ Fe+3 से Fe+2 is equal to 0.771 volt, then find out the standard EMF of the reaction। और उसने रिएक्शन लिख के दे दिया है कि Fe+2 से 3Fe+2 will be, क्या कुछ होगा, हमें इस रिएक्शन के लिए अपना ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एनोड पता करना है, कैथोड पता करना है, दोनों में देखना है क्या वो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखे हैं या फिर वो रिडक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, और उनका ई नॉट हमें उसने दे दिया है। तो पहला काम फार्मूला लिखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें अपनी रिएक्शन को देख के पता लगाना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पता चल गया तो हम एलोन पढ़ के आए थे, यानी ऑक्सीडेशन एनोड में होता है, रिडक्शन कैथोड में होता है। तो अपनी इस रिएक्शन को देखो, देखो दोनों कहानी अलग है। पीछे वाली रिएक्शन में उसने ऐसे दिया था, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था और 2 सेल रिएक्शन दे दिया था। इसमें उसने क्या किया है, आपको एक रिएक्शन दिया है, तो हम इस रिएक्शन में देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पता लगा के एनोड और कैथोड पता लगा लेंगे। तो क्या पता चल रहा है कि Fe से Fe+2 बन रहा है,
Fe से Fe+2 बन रहा है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2 है। इसका मतलब इस वाले में हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। भाई पीछे ही पढ़े ना कि अगर बढ़ जाता है चार्ज तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ क्या देख रहे हैं, Fe+3 से Fe+2 जा रहा है, 3 से 2 जा रहा है, 0 से 2 जा रहा है, तो 0 से 2 वाले में बढ़ रहा है, 3 से 2 वालों में घट रहा है। जहाँ घटेगा वहाँ रिडक्शन बोल देंगे। तो हमें ये पता चला कि Fe से Fe+2 वाला, अब जो दिया हुआ है उसमें देखते हैं कि Fe से Fe+2, देखो यहाँ पे Fe से Fe+2, यानी ये जो दिया हुआ है ये क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम बोल देते हैं क्या, कि भैया ये हमारा एनोड दिया हुआ है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, Fe+3 से Fe+2 जा रहा है, यानी घट रहा है। अगर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किस में हो रहा है, +3 और +2 वाले में। और यहाँ देखो +3 से +2 जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा रिडक्शन वाला है, ये हमारा रिडक्शन वाला है। हमें ऑक्सीडेशन वाला पता चल गया, हमें रिडक्शन वाला पता चल गया। अब हम अपने फार्मूले की तरफ आते हैं, और फार्मूले में क्या था, E0 ऑफ कैथोड E0 ऑफ एनोड पहले पता लगाओ। तो हमने कहा E0 ऑफ एनोड ये लिखा है, E0 ऑफ कैथोड ये लिखा है। फिर कह रहा है क्या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में ही दिए हुए हैं, तो हम इसकी तरफ देखे हैं कि +2 से 0 जा रहे हो, मतलब Fe+2 से 0, 2 से 0 कम कर रहे हो, कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो बिल्कुल सही, जैसा है वैसा ही रख देना है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं Fe+3 से Fe+2 जा रहा है, यानी 3 से 2 में जा रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। मान लो अगर इस जगह पे वो क्या लिख देता कि E0 ऑफ Fe+2 बाई Fe+3, और इसकी वैल्यू लिख देता 0.771 माइनस में। अब हम क्या देखते हैं इसकी तरफ कि Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से नहीं मतलब है, ये कह रहा है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो हम इस माइनस को प्लस लगा देते और कह देते लो अब ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या देखते हैं कि E0 ऑफ कैथोड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड हमारा ये है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ये लिखा हुआ है, कितना है 0.771 वोल्ट माइनस, और ये भी वैल्यू माइनस में ही दी हुई है, तो ये हुआ माइनस का 0.441 वोल्ट। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 0.771 वोल्ट, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 0.441 वोल्ट। इनको ऐड करेंगे तो 1 and 1 2 हुआ, 7 and 4 11 का 1 और 7 and 4 11 प्लस 12, यानी 1.212 वोल्ट। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मिस्टेक भी हो सकता है। तो ये हमारा हुआ E0 सेल का कैलकुलेशन। कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा, कभी रिडक्शन पोटेंशियल देगा, कभी सेल रिप्रेजेंटेशन देगा, कभी 2 टाइप की रिएक्शन देगा। यानी आप हर तरह से तैयार रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना पहचानने के लिए कि वो कुछ भी दे, हमें एनोड पता लगाना है, कैथोड पता लगाना है, और जो एनोड और कैथोड के वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं वो देख के पता लगाना है कि वो ऑक्सीडेशन में दिए हैं कि रिडक्शन में दिए हैं। अगर ऑक्सीडेशन में दिए हैं माइनस या प्लस लगा के, यानी साइन चेंज करके हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी या फिर फिजिबिलिटी की। तो देखते हैं क्या कि हम लोगों को पढ़ना है कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनिटी। थर्मोडायनामिक्स की क्लास में आप लोगों ने स्पॉन्टेनिटी के बारे में बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग डेल्टा जी की बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी को लेके, यानी गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, और वहीं से देखेंगे कि सेल रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी से क्या कुछ मतलब है, और सारी बातें एक एक करके हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं कि किसी भी सेल रिएक्शन का या किसी भी सेल का जो फिजिबिलिटी है या स्पॉन्टेनिटी है वो होगा कि नहीं, यानी वो रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं, वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।
तो हम लोग किसकी बात करेंगे, डेल्टा जी की बात करेंगे, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। और हमें क्या पता है कि अगर डेल्टा जी हमारा निगेटिव आता है तो हम कहते हैं जो हमारा सेल है, जो हमारी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं वो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और इसमें एक चीज और जुड़ा रहता है कि डेल्टा जी का मतलब होता है, डेल्टा जी माइनस निगेटिव का मतलब होता है यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, या यूं कहें कि डेल्टा जी निगेटिव यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर बाय द सेल रिएक्शन। अब हमें पता लगाना है कि पहली बात तो इस यूजफुल वर्क डन का क्या मतलब है, और दूसरा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आता है कि डेल्टा जी नेगेटिव आता है। लेकिन कहानी यहीं पे है कि अगर उस सेल रिएक्शन का, अगर उस सेल का डेल्टा जी निगेटिव आ गया तो हम कहेंगे रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, हो सकती है रिएक्शन। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है और हमारे लिए वो रिएक्शन अच्छी नहीं है, यानी फिजिबल नहीं है। यानी यूं कहें कि यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब पहले, अब जैसे कोई भी सेल है वो 20 जूल एनर्जी का काम करता है, जनरेट करके आपको दे रहा है। यानी जैसे हमने अपने मान लो रिमोट में सेल डाला हुआ है, अब वो सेल डालने के बाद उसके अंदर सपोज करके चलते 20 जूल एनर्जी है उसके अंदर, अब वो 20 जूल का हमारे साथ चलेगा, उसके बाद वो डेड हो जाएगा तो हम उसको हटा के फेंक देंगे। यानी वो सेल अपने मन से काम कर रहा है और हमें उसका फायदा मिल रहा है, इसका मतलब हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक सेल हमने ऐसा बनाया कि वो 20 जूल तो देगा एनर्जी, लेकिन देने से पहले वो 30 जूल एनर्जी ले रहा है। यानी वही हुआ कि किसी आदमी को हम अपने अगर इंस्टीट्यूट में काम पे रखते हैं और उसको बोला जाए कि भैया तुम 200 रुपये का काम करोगे, वो बोलेगा कि हम 200 रुपये का काम करके देंगे तुम्हें, लेकिन 450 रुपये का खाना खा जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारे किसी मतलब का नहीं हुआ कि भैया तुम 450 का तो खाना खा रहे हो, 200 रुपये का काम करके दे रहे हो, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, हमारे लिए बेकार है। समझना सिस्टम को, यानी कहना चाहता है आत्मनिर्भर सेल, यानी जो अपने मन से हमको काम करके दे दे, तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये बात थी हमारी कि स्पॉन्टेनियस और फिजिबिलिटी की। तो अभी तक सिर्फ इतना सीखे, डेल्टा जी हमें अगर नेगेटिव मिल गया तो हमारा सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव मिल गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन फिजिबल हो जाएगा। ये बात थी हमारी, या यूं कहें कि डेल्टा जी इज लेस देन 0 आना चाहिए, 0 से कम आएगा ऑटोमेटिक बात है निगेटिव होगा, तो या तो ये कह दें। तो ये बात थी हमारी किसकी, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की। अब दूसरी बात ये आती है कि हम लोग अपने सेल में कैसे पता लगाते हैं कि डेल्टा जी निगेटिव होगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। सबसे पहली बात तो ये है। तो आओ देखें क्या कुछ होता है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें सेल के बारे में पता करना है कि भाई सेल के केस में डेल्टा जी क्या होता है। तो निगेटिव वर्क डन हम लोगों ने क्या कहा था पीछे केस में कि डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, यानी यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा किया गया काम का काम, पॉजिटिव काम का काम, वही मतलब। और अपने सेल के केस में हमें क्या करना है, सेल के केस में हमें लिखना है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल निगेटिव आ रहा है तो हम कहते हैं कि हमारा डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी अगर निगेटिव हो गया तो हमारा जो सेल होगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, वो फिजिबल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें कैसे पता लगाना है कि हमारी सेल रिएक्शन में, हमारे सेल के केस में कैसे डेल्टा जी निगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल निकालेंगे
और W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू पुट करके रख सकते हैं कि डेल्टा G पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब साफ साफ समझ में क्या आ रहा है कि जब आप W इलेक्ट्रिकल निकालेंगे तो अगर आपके W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर आपके W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तब तो डेल्टा G निगेटिव रहेगा। लेकिन गलती से भी अगर W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू आपकी निगेटिव आ गई तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके बना देगा डेल्टा G पॉजिटिव, और तब हमारा सिस्टम स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, तब हमारा सिस्टम फिजिबल नहीं रहेगा। सिस्टम मतलब हमारे सेल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी सेल के केस में मेन कहानी आ गई W की, कि अगर हमारा W इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव आता है तब तो हमारा सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा। लेकिन अगर W इलेक्ट्रिकल हमारा निगेटिव आ गया तो ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब कहानी ये फंसती है कि सर W इलेक्ट्रिकल किसी भी सेल के लिए कैसे निकालते हैं। अगर इतना पता चल जाए, किसी भी सेल को हमसे पूछो हम तुरंत बता देंगे कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी यहाँ से कहानी उठ के अब कहाँ आ गई, अब यहाँ से कहानी उठ के आ गई हमारी W इलेक्ट्रिकल पे, कि W इलेक्ट्रिकल कैसे निकाला जाता है, W इलेक्ट्रिकल। और एक बात और मान के चलनी पड़ती है हमारे सेल के केस में कि जितने भी सेल हैं वो सारे यूजफुल वर्क ही करते हैं। जितने भी सेल हैं हमारे, ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूजफुल। लिख सकते हैं हम, ये मान के चल रहे हैं साइड में कि ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूजफुल। हम ये मान के चल रहे हैं। भाई पीछे पढ़ा था ना डेल्टा G निगेटिव, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अब यहां भी आएगा कि डेल्टा G माइनस W निगेटिव आना तो चाहिए लेकिन यूजफुल होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि जितने भी सेल हैं वो बेचारे यूजफुल ही वर्क कर रहे हैं। तो ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूजफुल। अब कहानी आ गई कि हमें W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू बस पता लगा दो, कैसे होगी, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे हम W इलेक्ट्रिकल रख के देख लेंगे कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो देखो भाई W इलेक्ट्रिकल हम लोग कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लोग कैसे निकालते हैं। फिजिक्स में, बेसिक केमिस्ट्री में, बेसिक फिजिक्स में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग डेल्टा V से लिखते हैं, डेल्टा V से लिखते हैं, और ये होता है हमारा W अपान Q। फिजिक्स में ये लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रो में। अब डेल्टा V इज इक्वल टू W अपान Q हो गया, या फिर इसी W को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V इंटू Q। अब W क्या है, इसी W को हमने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क। इसी W को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल वर्क, और इस V को नाम दिया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको नाम दिया हमने क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस Q को हमने क्या नाम दिया, इस Q को हमने नाम दिया चार्ज। अब बात आगे समझना क्या हुई, हम चले थे स्पॉन्टेनिटी पढ़ने, फिजिबिलिटी पढ़ने। हमने कहा कि अगर डेल्टा G निगेटिव आ जाता है तो स्पॉन्टेनियस फिजिबल होता है। फिर हमने कहा डेल्टा G निगेटिव कैसे पता चलता है कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, तो उसने बोला डेल्टा G इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल निकाल लो। अब W इलेक्ट्रिकल निकालने का हमने ये फार्मूला बनाया कि W पता चलता है पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई करने से। अब बात आती है चार्ज कैसे पता चलता है और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलता है किसी भी सेल का। अगर ये पता चल जाए तो हमारा W निकल आएगा, W निकलेगा तो डेल्टा G निकलेगा, और डेल्टा G निकलेगा तो पॉजिटिव निगेटिव निकलेगा, स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो कहानी अब कहाँ पे आके रुक गई कि डेल्टा V और W Q कैसे निकलेगा। अब ये दोनों निकालो तब W निकल के आ जाएगा। तो देखो कैसे निकलता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। और सेल में क्या होता है, एनोड और कैथोड। सेल से हम भली भांति परिचित हैं, बहुत सारे सेल हम देख चुके हैं बना के। तो ये लो, अगर एक सेल हमने बनाया, हमने कहा ये हमारा सेल है, एक ये हमारा है,
इसका हमने नाम दे दिया क्या कि भैया ये एनोड है, लेफ्ट में हो, एनोड पे निगेटिव चार्ज होता लो निगेटिव लगा दिया। हमने कहा ये लेफ्ट के बाद ये राइट में है तो कैथोड है, कैथोड में पॉजिटिव चार्ज होता तो हमने लगा दिया। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, हमने देखा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे। और लो एक बीकर में इनको भर दिया, यहाँ सोल्यूशन अपना भर दो। यानी मान लो इस सेल के लिए हमें W इलेक्ट्रिकल निकालना था, लेकिन W इलेक्ट्रिकल निकालने से पहले हमें इस सेल का Q निकालना है और हमें इस सेल का डेल्टा V निकालना है। जब दोनों पता चलेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे W निकल आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, Q की, कि भाई ये हमारा जो Q होता है वो Q हमारा कैसे निकलता है। तो Q का मतलब क्या होता है, चार्ज। अब अगर हमने सपोज किया कि हमारे इस सेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। भाई सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ही तो आदान प्रदान हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे, तभी करंट इधर से इधर जा रही थी। तो अब आपसे बता क्या दिया उसने कि हमने जो सेल लिया है मान लो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यानी अब अगर हमें चार्ज निकालना है तो हमें इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करनी है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करनी है। और सिंपल क्या पता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये पता चल जाए और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये पता चल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमारा Q की वैल्यू निकल आती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। यानी हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हमें लिखना है Q इज इक्वल टू होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है इनटू 1 मोल में कितने प्रेजेंट है। यानी 1 मोल में हम मान लेते चलो n प्रेजेंट है, पहले अभी लिखे रहे 1 मोल में n, बाकी हमें पता है कि अवोगाड्रो नंबर के बराबर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या लिखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट 1 मोल। तो हमने क्या कहा कि भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। अब बात आती है 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलो हमने कह दिया कि n इलेक्ट्रॉन है और उस n मोल को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, अवोगाड्रो नंबर से। यानी हम लिखेंगे क्या कि n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23 दिख रहा होगा आपको जी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी हम लोग Q की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़े, कहा कि जैसे आपसे बोला अब यहाँ थोड़े नहीं पता कि हमें 1 मोल जा रहा है कि 2 मोल जा रहे हैं कि 3 मोल जा रहे हैं। हमने ये कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं और फिर सपोज करते हैं इधर से इधर n मोल इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। तो बोले 1 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज इंटू मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। फिर कहा कि क्या 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कहा नहीं, मान के चलो कि n मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हमने कहा लो n से मल्टीप्लाई भी करा दो और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आती है इस Q की, वो वैल्यू आती है हमारी 96485 कूलम्ब और इधर मल्टीप्लाई होता है इंटू n से ये। और इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, इस वाले को 1 फैराडे के बराबर, अभी आप फैराडे लॉ पढ़ेंगे वहाँ पूरी कहानी और क्लियर हो जाएगी। तो n इंटू इसको मान लेते हैं 96500 कूलम्ब और इसको कहते हैं फैराडे, 1 फैराडे। तो ये वैल्यू आ जाती है Q इज इक्वल टू n इंटू एफ, 1F लिखो चाहे F लिखो, बात एक ही है। यानी ये पता चला कि W इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q था, W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q था। तो ये जो Q की वैल्यू निकल के आई है, इस Q की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, n इंटू एफ। यानी उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मल्टीप्लाई करा देंगे 1 फैराडे से, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम्ब होती है। इतना समझ में हमें आ गया। देखो आगे फिर से एक समरी टाइप देख लो, नहीं कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा G इज इक्वल टू निगेटिव आना चाहिए हमें,
फिर हमने कहा सेल के केस में डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल आना चाहिए। अब इस डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव और डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की जगह पे हम लोगों ने कहा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी इंटू क्यू। अब इस क्यू की जगह पे हमने कहा कि माइनस डेल्टा वी इंटू एन इंटू एफ। ये पहुँच गए हम यहाँ पे। अब डेल्टा वी कैसे निकलेगा? अरे तो भैया डेल्टा वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो हम ई नॉट ऑफ सेल बोलते थे। पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो ई सेल बोलते थे। दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था उसी को तो ईएमएफ ऑफ सेल बोलते थे। यानी जो ये डेल्टा वी है इसी को तो हम ई नॉट या ई सेल बोलते थे, ई सेल आर इंटू एन एफ। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन, एक फार्मूला तो ये बन गया, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ये फार्मूला बन गया। यहां से हमें पता लगाना है, यानी घुमा फिरा के देखो आपको कहां ला के रख दिया गया, ई नॉट सेल में। क्वेश्चन क्या बन सकता है? सिंपल, जैसे पीछे क्वेश्चन करके आए हो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम करके आए हो ये वाला। अब इस क्वेश्चन में तुमने निकाला क्या था? ई नॉट सेल निकाला था। इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसा ही लिखा रहेगा, बोलेगा बताओ ये सेल जो है स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, बोलेगा ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है। तो तुम्हें सबसे पहले काम क्या करवा रहा है? वो तुमसे निकलवा रहा है ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल के लिए तुम्हें यही सब कुछ दिया होगा, यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। बस ई नॉट सेल की वैल्यू मान लो तुम पॉजिटिव में निकाल के ले आओगे तो यहाँ पे रखोगे क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का और इधर n इंटू एफ। और अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया, तो ये टोटल वैल्यू निगेटिव आएगी, और अगर ई नॉट सेल निगेटिव आ गया तो ये वाला निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो उसका ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर वो सिस्टम का ई नॉट सेल निगेटिव आता है तो ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये कहानी थी हमारी डेल्टा जी की, कैसे निकालते हैं पॉजिटिव, कैसे निकालते हैं निगेटिव। यानी ओवरऑल हमें दो चीज़ें रखना है कि अगर कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या फिर हमें उसकी फिजिबिलिटी चेक करना है, तो हमें चेक करना रहता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव आ जाए, या यूँ कहें डेल्टा जी लेस देन 0 आ जाए, या यूँ कहें ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव आ जाए। इतने काम हमें करने रहेंगे। यानी जो पीछे से आप पढ़ के आए हो ई नॉट सेल, उसी ई नॉट सेल का एक एप्लीकेशन निकल के आ गया कि फिजिबिलिटी कैसे पता लगाते हैं, कैसे स्पॉन्टेनिटी पता लगाते हैं, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये सब कैसे पता लगाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा रखा हुआ है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन बता दो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बता दो कितना होगा, यानी अगर इन्हीं में से कोई पूछे डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू बता दो, तब फार्मूला क्या बनेगा भाई? अगर डेल्टा जी पूछ रहा है तो तब तो फार्मूला आया माइनस का एन एफ ई सेल, या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ये आया। लेकिन किसी ने डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल पूछ लिया तो क्या लिखोगे? डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल का फार्मूला हम लिखे थे क्या, डेल्टा वी इंटू क्यू, और क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, एन एफ रखेंगे, और यहाँ लिख देंगे ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा तो ई नॉट सेल आ जाएगा। यानी डेल्टा जी के केस में माइनस लगता है, डब्ल्यू के केस में माइनस नहीं लगता है। या यूँ कहें, अगर आपका डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव आता है तो आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है, ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो डेल्टा जी निगेटिव आता है। यानी इधर से पकड़ो चाहे कान, चाहे उधर से पकड़ो, घुमा फिरा के वही बात लानी है कि डेल्टा जी आपको निगेटिव दिखाना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब ये बात फिर से बोलना कि आपसे कोई पूछे ये रिएक्शन होगी कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं, इस रिएक्शन होगी या नहीं देखने के लिए आप हमें एनोड और कैथोड का ई नॉट बता दीजिए, हम ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल निकालने के बाद हम देखेंगे अगर वो ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन होगी, अगर हमारा ई नॉट सेल निगेटिव आ गया तो वो रिएक्शन हमें नहीं पता है कि नहीं होगी। यानी किसी भी रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है कि रिएक्शन होगी कि नहीं, बशर्ते आपको कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो। बस
आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल, फाइंड आउट, सीधा लिखते हैं, फाइंड आउट फिजिबिलिटी ऑफ दिस सेल, यानी ये सेल फिजिबल होगा कि नहीं, हमारे काम का बनेगा कि नहीं। लिखा क्या हुआ है कि Zn से Zn+2, देखना Zn से Zn+2 और यहाँ पे कंसंट्रेशन 1m दिया है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो पूछ रहा है, और Cu+2/Cu यहाँ भी उसने 1m दिया है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया है। अब आप खुद ही सोचो ना, आप कंसंट्रेशन अगर चेंज करोगे तो हमारा वो टॉपिक यहाँ का है ही नहीं, हमें वो चीज़ें पढ़नी है नट्स इक्वेशन में, तो वो हमारा नट्स इक्वेशन में टॉपिक चला जाता है, इसलिए 1m पे ही दिया जाएगा, क्योंकि अभी वो नट्स इक्वेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा है। और दिया क्या है? E0 ऑफ Zn+2/Zn, Zn+2/Zn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, वो भी माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट उसने दिया है E0 ऑफ Cu/Cu+2, Cu/Cu+2, और ये उसने दिया है माइनस का 0.34 वोल्ट। और पूछ क्या रहा? बस इतना ही क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि यह सेल फिजिबल है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, हमारे काम का है कि नहीं। कैसे पता लगाना है? हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात प्रूफ करनी है कि इसका डेल्टा जी निगेटिव आता है कि नहीं। अब डेल्टा जी निगेटिव के लिए हमने पीछे फार्मूला क्या पढ़ा है? हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा है क्या, कि भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू, जो फार्मूला निकाले थे वो फार्मूला कह रहा था माइनस का NFE0 ऑफ सेल, ये फार्मूला हम पीछे से निकाल के आए हैं। यानी इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे और हम देखेंगे कि अगर पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो इस फार्मूले पे सब में वैल्यू ना पुट करके हम अगर केवल और केवल E0 सेल निकाल लें, और अगर E0 सेल हमारा पॉजिटिव आ गया तो मतलब ये सारी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। और हमें ये थोड़े पता लगाना निगेटिव कितना होगा, हमें केवल साइन पता लगाना कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बस। तो हमारा मेन मकसद है इस सेल का E0 सेल निकालना। और E0 सेल के भी दो क्वेश्चन आप पीछे करके आए हो, कैसे करोगे? इस E0 सेल का हम फार्मूला लिखेंगे कि E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब क्या पता लगाना है? इस सेल रिप्रेजेंटेशन में कौन कैथोड है, कौन एनोड है। हमें क्या पता चल रहा था? हमने कहा था जो लेफ्ट में होता है वो एनोड होता है, जो राइट में होता है वो कैथोड होता है। यानी इन दोनों में से एनोड कैथोड पता चल गया कि Zn वाला जो है वो हमारा एनोड का है, Cu वाला हमारा कैथोड का है। अब दूसरी बात थी, क्या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, रिडक्शन में है या ऑक्सीडेशन में है? तो हमने कहा Zn+2 से Zn जा रहा है, ज़्यादा से कम हो रहा है, इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu से Cu+2 जा रहा है, 0 से +2 की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमें ऑक्सीडेशन नहीं लेके चलना है, क्यों? क्योंकि IUPAC ने मना किया था, फार्मूले में कहा था तुम रिडक्शन ही रखना हर जगह। तो इस ऑक्सीडेशन को चेंज कर लेते हैं, किसमें? रिडक्शन में। कुछ नहीं करना है, जो ये माइनस का 0.34 है इसको 0+34 बना लो, और अब ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल यानी RP बन गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करने में क्या देखते हैं? वैल्यू पुट करने में देखते हैं कैथोड की वैल्यू जो दी हुई है वो दिया हुआ है Cu वाला, और Cu की वैल्यू है 0.34 प्लस का, और माइनस एनोड की जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है? माइनस का 0.76। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 6 और 4 ये 10 हुए, और 7 और 3 ये 6 4 10 हुए, 7 3 ये 10 हुए, यानी 1.0 वोल्ट। चेक कर लेना एक बार करेक्ट आ रहा है। एक मिनट, ये 6 और 4 ये 10 हुए, और 7 3 1 और ये 1, यानी कि 1.0 वोल्ट। और किस में आ रहा वैल्यू?
पॉजिटिव में आ रहा है। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो अपने इस फार्मूले में हम रखते हैं क्या, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसकी वैल्यू कितनी है 96500 है। एन की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 आएगा, तो इंटू 2 और ये निगेटिव, यानी कुल मिला के हमारे पास निगेटिव वैल्यू ही आएगी। अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि यह सेल स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, सब कुछ हम बता सकते हैं। मुद्दे की बात, ई नॉट सेल ही निकलवाएगा आपसे। ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव तो सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल फिजिबल है। अगर ई नॉट सेल निगेटिव तो इसका मतलब सेल हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं है, फिजिबल नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कैन वी stir a CuSO4 solution with zinc rod under standard condition, और बता क्या दिया है, उसने कहा है कि ई नॉट ऑफ Zn प्लस 2 बाई Zn दे दिया है कितना, माइनस का 0.76 वोल्ट, और दे दिया है ई नॉट ऑफ Cu प्लस 2 बाई Cu, ये दिया है प्लस का 0.34 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई CuSO4 का ये सोल्यूशन भरा हुआ है, ये CuSO4 का सोल्यूशन उसने भर के दे दिया, और कहा कि एक ये रॉड है आपके पास जो जिंक की है, उस जिंक की रॉड से इस सॉल्यूशन को क्या हम लोग मिला सकते हैं, घोल सकते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या जिंक की रॉड डाली जा सकती है, हाँ या ना। ये भी एक हमारा एप्लीकेशन है किसका, ई नॉट सेल का। और बताया जा सकता है अगर कैथोड और एनोड के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए जाए तो उसने दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिए हैं कि भाई कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। और रिएक्शन हमें पता है क्या कि Zn जो होता है वो प्लस Cu प्लस 2 से मिलता है और बना क्या देता है इधर Zn प्लस 2 और प्लस का Cu, ये आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। और देखते क्या है कि Zn का हमारा ऑक्सीडेशन होता है, Zn का हमारा ऑक्सीडेशन होता है और Cu का हमारा रिडक्शन होता है। हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ई नॉट सेल निकालना है। तो देखते क्या है ई नॉट सेल कैसे निकलता है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड और एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कुछ वैल्यू दी हुई थी, दिया दोनों रिडक्शन के फॉर्म में दिए हुए थे। एक की वैल्यू दी हुई थी माइनस का 0.76 वोल्ट और दूसरे का दिया था प्लस का 0.34 वोल्ट। दोनों रिडक्शन थे, आप देख सकते हैं, ये देखो दोनों रिडक्शन में दिए हुए हैं, +2 से 0 और +2 से 0 दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हमारे दिए हुए थे। वैल्यू पुट कर देते हैं। जिंक वाले की वैल्यू है और Zn वाला हमारा एनोड है, तो एनोड की वैल्यू हमारी माइनस का 0.6 वोल्ट आ जाएगा और कैथोड की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस का 0.34 वोल्ट। पुराना ही आंसर 1.0 वोल्ट हमारा आंसर। तो ई नॉट सेल हमारा किस में निकल के आया, ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव में निकल के आ गया, ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव में निकल के आ गया, यानी यह रिएक्शन फिजिबल होगी। अब यह रिएक्शन अगर फिजिबल होगी यानी जब जिंक की रॉड से हम सॉल्यूशन को घोलेंगे तो पक्की बात है रिएक्शन होगी। फिजिबल का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन होगी। अगर आपसे कोई कहे कि भैया शक्कर है, पानी है, इसमें भरा हुआ है, अब चम्मच मान लो Zn का है, जिंक का है, और कह दो उस चम्मच से उस शक्कर को ऐसे ऐसे घोलो, और उसने कह दिया ये रिएक्शन होगी, तो चम्मच का कुछ हिस्सा टूट के उस सोल्यूशन में घुलने लगेगा ना। रिएक्शन होने का मतलब क्या हुआ, चम्मच उस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करने लगा, चम्मच टूट टूट के गिरने लगा, चम्मच भी सोल्यूशन में घुलने लगा। यहाँ भी क्या आया कि ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल है तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो जब आप Zn की रॉड से CuSO4 के सोल्यूशन को गोल गोल घुमाएंगे तो Zn की रॉड टूट टूट कर उस सोल्यूशन में गिरने लगेगी। एक समय आएगा जब वो रॉड, वो चम्मच ही आपका ख़त्म हो जाएगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर Zn हमारा गिर रहा है कि नहीं।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि जो E0 सेल हम लोग निकाल के आए थे, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, उसका क्या कुछ एप्लीकेशन हो सकता है, स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, फिजिबिलिटी बता सकते हैं, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी देख लिया है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेके कि रिएक्शन होगी तो वो टूट के गिरने लगेगा। क्या बात आई, डेल्टा जी इक्वल टू हमारा निगेटिव होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, या फिर यूं कहे डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। कैसे पता लगाते हैं डेल्टा जी हमारा जीरो से कम ज़्यादा होगा, तो हमने कहा हम लोग सेल की बात करते हैं, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क निकालेंगे। डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी ही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, यानी E0 सेल था एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और क्यू की वैल्यू के लिए हमने कहा कि एक n मोल अगले इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा, एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रखी, उसको n से मल्टीप्लाई कराया और देखा कि वो वैल्यू लगभग 96,500 यानी 96500 कूलम के बराबर आती है, जिसको हमने 1 फैराडे यानी उसकी जगह पे मैंने F रख दिया और फार्मूला बन गया क्या, W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू NF सेल, NF सेल, वही W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू डेल्टा जी में रख दिया, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF सेल निकल के आ गया। और फिर बोला कि अगर E0 सेल पॉजिटिव आता है तो हमारा सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा, अगर E0 सेल हमारा निगेटिव आता है तो अगर E0 सेल हमारा निगेटिव आता है तो हमारा सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। फिजिबिलिटी के लिए E0 सेल अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल होगी, यानी रिएक्शन होगी, अगर E0 सेल हमारा निगेटिव आता है तो फिजिबल नहीं होगी। और उनके एग्जाम्पल कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नट्स इक्वेशन की बात करेंगे, यानी जब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होंगी तब हम लोग E0 सेल कैसे निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।